बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लिपिड पर ऑक्सीडेशन। हमने देखना है कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन क्या होती है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसके अलावा इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन कितनी हो रही है और एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड पर ऑक्सीडेशन। लिपिड पर ऑक्सीडेशन क्या है? लिपिड पर ऑक्सीडेशन इसका मतलब क्या है कि जो लिपिड है होगा क्या कि लिपिड में से आप ये समझ लें इन सिंपल वर्ड्स, जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टील कर लेंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या फिर फ्री रेडिकल्स। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या फिर फ्री रेडिकल्स। Lipid peroxidation is a biochemical process in which free radicals or reactive oxygen species attack and damage the lipids in cell membranes। और इसमें lipids में particularly कौन से lipids, PUFA या फिर पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। कौन से फैटी एसिड्स? पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं ये कौन कौन सी हैं? सुपर ऑक्साइड आइंस हैं, इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोक्सिल आइंस हैं, सिंगलेट ऑक्सीजन है। इस तरह से बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो हमारी बॉडी में भी बन रही होती हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में भी बन रही होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हों। किस तरह से मौजूद हों? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, अभी हमें हमारी बॉडी को किस किस तरह से डैमेज करते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कराएंगे अगर ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को डैमेज करेंगे। क्या कराएंगे? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को अगर डैमेज करेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कराएंगे। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स विच इंक्लूड्स अल्जाइमर कराएंगे। अगर डीएनए को डैमेज करते हैं तो कैंसर्स का बाइस बनेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस करवा सकते हैं विच विल बी मार्क्ड बाय हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, एजिंग। और ARDS यानी एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करवा सकते हैं विच विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय पल्मोनरी एडिमा। और अगर हम अपने लंग्स को 100% ऑक्सीजन से एक्सपोज कर दें तो भी पल्मोनरी एडिमा होगा, और वो भी हमारे पास ये ऑक्सीजन के रिजल्ट में ही होगा ऑफ कोर्स, एंड इट वॉन्ट बी बेनिफिशियल। ठीक है, और हमारे पास अगर आइलेट सेल्स ऑफ पेंक्रियाज डैमेज होते हैं तो क्या होगा? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, तो इस तरह से मुख्तलिफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं जो कि आपके बॉडी पे मुख्तलिफ तरह से अगर मुख्तलिफ जगहों पर अफेक्ट करेंगे और मुख्तलिफ बीमारियाँ प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, इसके बाद हमारी बॉडी में और किस किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं ये स्पीशीज़? एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से प्रोड्यूस होती हैं, दूसरा हमारे पास मैक्रोफेजेस जब फैगोसाइटोसिस करते हैं तो उनसे प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम जेंथीन ऑक्सीडेज एंड NADPH, फ्रॉम जेंथीन ऑक्सीडेज एंड NADPH। ठीक है, इसके अलावा जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं इनकी वजह से भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस होंगी, फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल। ठीक है, और इसके अलावा ड्रग अब्यूज़ से और ड्रग मेटाबॉलिज्म, जिस भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म में P450 यूज़ हो रहा होगा, क्या यूज़ हो रहा होगा? P450 यूज़ हो रहा होगा, वो भी प्रोड्यूस करेगी ऐसी स्पीशीज़ जो कि डैमेजिंग होंगी। ठीक है, इसके अलावा फोटोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन, हम यहाँ पे एग्जांपल में ले रहे हैं हाइड्रोक्साइड आइन, तो ये इसका हाइड्रोजन ले लेगी। ठीक है, क्या करेगी? हाइड्रोजन ले लेगी और वाटर बना देगी। बाकी क्या बच गया? L, या फिर जो हमारे पास लिपिड है, हम इस L को सिंपली लिपिड ले रहे हैं और ये उसका एक हाइड्रोजन हमने शो कर दिया बाहर। ठीक है, तो ये L क्या है? लिपिड है हमारे पास। ठीक है, तो ये L नेगेटिव हो जाएगा और वाटर बन जाएगा। अब अंडर एरोबिक कंडीशंस इसकी प्रोपगेशन होगी। क्या होगा? अंडर एरोबिक कंडीशंस इसकी प्रोपगेशन होगी। प्रोपगेशन कैसे होगी कि ये जो पर ऑक्साइल आइन है, ये पर ऑक्साइल रेडिकल है, इसको हम क्या कहते हैं? पर ऑक्साइल रेडिकल। ये रिएक्ट करेगा फर्दर विद द LH या फिर विद द लिपिड, जो कि अभी तक जिसको कोई नुकसान नहीं हुआ था, वो डैमेज नहीं था, उस पर रिएक्ट करेगी। इस तरह से क्या होता है कि ये चेन रिएक्शन बन जाता है कि एक अगर मसलन एक जो है मॉलिक्यूल वो ख़राब हो गया, ये डैमेज हो गया है, उस पर फ्री रेडिकल्स ने अटैक कर दिया, तो वो फर्दर मॉलिक्यूल्स को अटैक करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, यहाँ तक कि जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो किसी डिजीज़ के तौर पर मैनिफेस्ट करेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि ये LOO नेगेटिव या फिर पर ऑक्साइल रेडिकल जो है ये क्या बनाएगा? पर ऑक्साइल रेडिकल ये फर्दर रिएक्ट करेगा और LOOH बना देगा। क्या बना देगा? LOOH। ये देखें, ये H, ये हमारे पास जो अनडैमेज लिपिड्स होंगे उन्होंने H डोनेट करना है, तो ये इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, और बाकी फिर ये सिर्फ L नेगेटिव बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कि ये वाला जो
स्पीशी बनी है, इसने आगे फर्दर कैसे रिएक्शन कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये वाली जो स्पीशी है ये दो बन जाएंगी, मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स हों इसके तो क्या होगा कि ये फिर एल्कोक्सी रेडिकल बनाएगी। क्या बनाएगी? एल्कोक्सी रेडिकल बनाएगी, वाटर बनाएगी और LO2 नेगेटिव बनाएगी। क्या होगा? LO नेगेटिव बनेगा, ठीक है, और LO2 नेगेटिव बनेगा। और इसके अलावा क्या बन जाएगी? वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। और फिर दोबारा से अगर हम इसको लेंगे दो LOOH को, तो और क्या क्या और किस किस तरह से प्रोसीड कर सकता है कि ये एल्कोक्सी और परऑक्साइल दोनों रेडिकल्स बना दे। क्या बना दे? एल्कोक्सी और परऑक्साइल दोनों रेडिकल्स बना दे। ये दोनों रेडिकल्स बनेंगे और साथ एल्डिहाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वाटर थी और यहाँ पे एल्डिहाइड्स। ठीक है, एक जगह वाटर और एक जगह एल्डिहाइड्स। ठीक है, जब ये बन जाएगा तो ये हम इस स्टेप को क्या कहते हैं? प्रोपोगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोगेशन कहते हैं। और ये टेक्स प्लेस अंडर एरोबिक कंडीशंस। ठीक है, अब इस स्टेप को हम रोक कैसे सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स लेके। ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ करा रही हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे तो ये प्रिवेंट हो सकता है। कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोपोगेशन को रोकते हैं? विटामिन ई, यूरिक एसिड, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। विटामिन ई, यूरिक एसिड, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। विटामिन ई हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है, जबकि जो यूरिक एसिड है ये प्लाज्मा लेवल पे मौजूद होता है। ठीक है, यूरिक एसिड कहाँ मौजूद होता है? प्लाज्मा लेवल पे मौजूद होता है, जबकि ये जो विटामिन ई है ये हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये प्रोपोगेशन को रोकते हैं। कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स? विटामिन ई, यूरिक एसिड एंड सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। अब टर्मिनेशन कैसे होगी? टर्मिनेशन इसकी ऐसे होगी कि ये चेन रिएक्शन बन जाएगा। मसलन अगर हम यहीं पे देखें, एक LH था, उसने दूसरे LH को डैमेज किया और उसने ये वाली स्पीशीज़ प्रोड्यूस कर दी जो हमें नहीं चाहिए थी। ये हमारे पास क्या है? डैमेज्ड या ऑक्सीडाइज्ड लिपिड्स हैं जो हमें नहीं चाहिए थे। अब क्या होगा कि मेम्ब्रेन में से जब लिपिड्स ऑक्सीडाइज हो गए हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो गई है, तो मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी तो वैसी नहीं रहेगी जैसी होनी चाहिए थी। और इसके बाद हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट थी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, उसको भी कंट्रोल किया हुआ था लिपिड्स ने, वो भी नहीं रहेगी। ये पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? कोई भी चार्ज आ गया। मसलन हम यहाँ कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज आ गया। जब चार्ज आ गया तो ये लिपिड्स नॉन पोलर नहीं रहे। जब नॉन पोलर नहीं रहे तो ट्रांसपोर्ट तो डिस्टर्ब हो गई, एक तो मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी ख़त्म हो गई क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, दूसरा इस पर चार्ज आ गया तो फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी अफेक्ट होगी और इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ डिजीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी जो टर्मिनेशन है वो किस तरह से होगी? चेन रिएक्शन बन जाएगा कि एक ने दूसरे को डैमेज किया, दूसरे ने तीसरे को, और ये कंटिन्यू करेगा इसी तरह से। ठीक है, अब हम ये मेजर कैसे करेंगे कि किसी की बॉडी में कितना एक चेन रिएक्शन हो रहा है? ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट कहते हैं मेलोन डाइल्डिहाइड से। मेलोन डाइल्डिहाइड क्या करता है कि ये रिएक्ट करता है विद थायोब्यूटायरिक एसिडिक रिएक्टिव स्पीशीज़। ठीक है, थायोब्यूटायरिक एसिड रिएक्टिव स्पीशीज से ये रिएक्ट करता है और देता है रेड कलर। ठीक है, क्या कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। जब ये रेड कलर देता है तो हमें पता चल जाता है कि इस सॉल्यूशन में, इस पार्टिकुलर कल्चर में क्या है? मेलोन डाइल्डिहाइड है। क्या है? मेलोन डाइल्डिहाइड है। तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ इस स्पेसिफिक कल्चर मीडियम में लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंट सबसे पहले हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, यूवी रेडिएशन से दूर रहेंगे, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल और इस तरह की ड्रग अब्यूज़ से दूर रहेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और एंटीऑक्सीडेंट्स खाएंगे। ऐसी डाइट लेंगे विच विल बी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। फॉर एग्जांपल विटामिन ई फ़िश ऑयल में होता है, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है, वो सिट्रस फ्रूट्स में होता है, विटामिन ए। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट्स को देख लेते हैं कि ये हमारी बॉडी में किस किस तरह से मौजूद हैं। एक तो हमारे पास एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो जैसा कि कैटालेज, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, और हमारे पास SOD भी होता है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। SOD मीन्स सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ये एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होंगे? विटामिन ई या टोकोफेरोल्स जो कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, यूरिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से एट अ वेरी लो लेवल बिलीरुबिन भी एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, और हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स की लोकेशन को अब देख लेते हैं कि प्लाज्मा में कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे। बीटा कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, यूरिक एसिड एंड सेलुलोप्लाज्मिन। इसके अलावा ट्रांसफेरिन भी काम करता है विदाउट एंटीऑक्सीडेंट। प्लाज्मा में कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं? बीटा कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड,
यूरिक एसिड, सेरुलोप्लाज्मिन, ठीक है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अल्फा टोकोफेरोल्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू विटामिन ई, ठीक है। उसके बाद इंट्रासेलुलर हमारे पास कौन कौन से मौजूद होते हैं, एंजाइमेटिक होते हैं, जाहिर सी बात है इंट्रासेलुलर हमारे पास एंजाइमेटिक होते हैं, कैटालेज एंड ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, कैटालेज एंड ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये हमने इसकी प्रिवेंशन भी देख ली, ये भी देख लिया कि इसकी मेजरमेंट कैसे होती है, स्टेप्स भी देख लिया कैसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल।